हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ लूसेंट की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। लूसेंट की जो बुक है उसको हम लाइन बाय लाइन देख रहे हैं और उसके क्रम में हम वर्तमान में ज्योग्राफी देख रहे हैं। इसके पहले हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी में भी हमने चार वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आज ये मेरे ख्याल से 5th वीडियो है और आज हमको क्या देखना है, तो आज हम जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको देखेंगे। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन आज हम 2 या 3 कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट करेंगे। काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा इसी में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, आप लोगों अगर आपको में से कोई भी व्यक्ति नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं महाद्वीप। तो सबसे पहले इसमें हमें ये जानना चाहिए कि ये जो महाद्वीप हैं इनकी संकल्पना क्या है, इसके पीछे क्या कुछ सिद्धांत है। और इसके पीछे आप देखेंगे तो सबसे जो बड़ा सिद्धांत है या सबसे ज़्यादा माना जाना जो सिद्धांत है वो वेगनर का सिद्धांत है। तो हम सबसे पहले उसी को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी बाद में जो है करना ही पड़ेगा और बुक में उसको बहुत डिटेल में नहीं बताया गया, पर हम बहुत डिटेल में कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, कार्बोनीफेरस युग की बात है। कार्बोनीफेरस युग की बात है। उस टाइम पे हमारी धरती पे कुछ आकृतियाँ प्राप्त हो रही थी और सब की सब आपस में जुड़ी हुई थी। ठीक है, ये है हमारी धरती, उस पे आपको कुछ आकृतियाँ प्राप्त होती हुई दिख रही हैं, सब आपस में जुड़ी हुई थी और इनके साइड में चारों तरफ आप देखेंगे तो पानी भरा हुआ था। चारों तरफ केवल और केवल पानी था। ये जो आकृतियाँ आप देख रहे हैं पृथ्वी की, ये सब आपस में ज्वाइंट थी और इनके चारों तरफ पानी था। फिर आगे जो है, और ये जो कार्बोनीफेरस युग है ये इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 250 से 255 मिलियन ईयर्स पहले की बात है ये। तो ये तो इस टाइम की बात रही कि कार्बोनीफेरस युग में क्या जो है पोजीशन दिख रही थी। आगे चल कर के क्या होता है, आगे हम देखेंगे कि जब टर्सरी युग आता है, यानी कि जब टर्सरी युग आया उसमें क्या घटना घटी, उसमें पृथ्वी में विक्षोभ हुआ। ये जो आकृतियाँ आप देख रहे हैं पहले से देख रहे थे और ये चारों तरफ जो जल था, इसमें क्या हुआ, हमारी धरती में विक्षोभ हुआ और ये जो आकृतियाँ हैं इनमें टूट पड़नी स्टार्ट हो गई। जब टूट पड़ी तो क्या हुआ, जो हमारी पृथ्वी है उस पे स्थलखंड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, यानी कि ये एक पार्ट रहा और ये दूसरा पार्ट रहा। ये जो जल था ये आप देखेंगे कि इसके बीच में भी आ गया और साइड में तो रहा ही, पहले से ही था, अभी भी हो गया, लेकिन स्थल मतलब कि जल कुछ इसके बीच में आ गया। और ये जो ऊपर वाला पार्ट रहा, ये जो आप ऊपर वाला पार्ट रहा, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया अंकारा लैंड। जबकि जो नीचे वाला हिस्सा रहा उसको गोंडवाना लैंड नाम दिया गया, गोंडवाना लैंड। तो ये कब की बात है, ये टर्सरी युग की बात है। फिर आगे जो है जुरासिक युग आया। जब जुरासिक युग में क्या हुआ, जुरासिक युग में आप देखेंगे कि पृथ्वी में घूर्णन हुआ और पृथ्वी में घूर्णन के कारण आज जो स्थितियां आपको दिखती हैं महासागर और महाद्वीपों को लेकर के, ये प्राप्त होती है। हम देखेंगे हमारी धरती पे टोटल 7 महाद्वीप बने, 5 विशाल महासागर बने और जो है ये जो जो ये पैंथालासा है इसके रूप में माना जाता है कि जो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत जो महासागर है वो उसी पैंथालासा का हिस्सा है। और आगे चल के फिर ये तो रही सारी चीज़ें कि किस तरह से पृथ्वी पे जो महाद्वीप हैं उनको हम लोग किस सिद्धांत के थ्रू समझते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो अंगारा लैंड है, इससे हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, साथ में जो ग्रीनलैंड और जो गोंडवाना लैंड, इससे किन महाद्वीपों का निर्माण हुआ, इसमें आपको दिख जाएगा साउथ अमेरिका महाद्वीप।
अफ्रीका महाद्वीप, और इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, साथ में जो मेडागास्कर है, और ये सारे कहाँ से जो है प्राप्त हुई है, तो ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। आगे हम देखते हैं, अब ये तो रहा एक ओवरव्यू कि कहाँ हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में हमने। तो अब हम देखते हैं महाद्वीपों के बारे में। तो पृथ्वी का मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई महाद्वीप कहलाती है, और पृथ्वी के 29-30% पर आपको महाद्वीपों का विस्तार मिलेगा, और इनका जो निर्माण हुआ है वो महाद्वीपीय विवर्तनिक क्रिया के द्वारा हुआ। संपूर्ण पृथ्वी पर आपको स्थल के रूप में टोटल 7 महाद्वीप मिल जाएंगे, और इनके नाम कौन है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी नीचे मैप लगाया हुआ है, उसको मैप में लोकेट करते चलेंगे अभी। हालांकि लास्ट में क्यों, अभी ही लोकेट कर लेते हैं। लास्ट में तो मैंने सबका अलग अलग मैप लगाया हुआ है। जैसे अगर हमें मतलब कि जो भी एशिया पढ़ना है तो हमने एशिया का अलग मैप लगाया है, अफ्रीका का अलग मैप लगा दिया है। उससे क्या होगा, एक मतलब ओवरव्यू रहेगा। बाकी तो आपको अच्छे से सब पढ़ना पड़ेगा अगर एकदम नए हैं तो चलिए देख लेते हैं। टोटली ये जो 7 महाद्वीप हैं ये कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, पांचवा आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, छठा आप देखेंगे यूरोप, और लास्ट में 7वां आप देखेंगे ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये टोटल 7 महाद्वीप मिल जाएंगे। और जो है ओशंस भी देखते चलते हैं। सबसे बड़े ओशन के रूप में आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा। इसका विस्तार यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब यहाँ से ऐसे मत समझिएगा कि ऐसा विस्तार है, ऐसा विस्तार नहीं है। पृथ्वी दरअसल हमारी गोल है, और ये जो मैप वगैरह रहते हैं ये फैले हुए मिल जाते हैं। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो पैसिफिक ओशन है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि सपोज दैट आप इसको ऐसे उठा के, ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, जब आप इसको ऐसे उठा करके यहाँ ज्वाइन करेंगे तो इधर का पैसिफिक, इधर का पैसिफिक सब इकट्ठे होकर के एक पैसिफिक ओशन बन जाएगा। और कौन सा है तो, और इसके साथ साथ हम देखेंगे अटलांटिक ओशन, तीसरा है हमारा इंडियन ओशन, चौथा आप दिखेंगे मतलब देखेंगे आर्कटिक ओशन, और मेडिटेरेनियन सी वगैरह भी आपको इसी में मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है मेडिटेरेनियन सी। तो ये सब तो जब जलमंडल वगैरह बुक में दिया होगा तो वहाँ देखेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं देखेंगे। जाहिर सी बात है, हम लोग बुक कंप्लीट कर रहे हैं तो बुक को देखेंगे। तो चलिए रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है बिगनर जी के द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड बिगनर ने दिया। इन्हें जो बिगनर जी हैं इन्हें महाद्वीपीय बहाव के जनक के रूप में जानते हैं। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि महासागरीय तल पर महाद्वीपों की गति को महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में जानते हैं। इस बहाव की प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनके अनुसार कार्बेनिफेरस युग में सभी महाद्वीपों में एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या था? पैंजिया। और ये पैंजिया का जो अर्थ लगाया जाता है ये संपूर्ण पृथ्वी से लगाया जाता है। यह जो महाद्वीप है यानी कि जो पैंजिया महाद्वीप है ये पैंथालासा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, और इसको जो है पृथ्वी पर स्थित जितना संपूर्ण जल है उससे इसका मतलब कि अर्थ लगाया जाता है। आगे हम देखते हैं जो पैंजिया है इसका उत्तरी भाग जिसे लॉरेंसिया, और ये जो लॉरेंसिया है यही अंगारा लैंड है। अंकारा लैंड जो हमने बताया वही है लॉरेशिया, तथा दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं कि आगे चलकर पैंजिया में विभाजन हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। यह विभाजन 2 दिशाओं के प्रवाह के रूप में हुआ। उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह है वो गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के द्वारा हुआ, जबकि जो पश्चिम की ओर प्रवाह है वो सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण माना जाता है। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि महासागरों और महाद्वीपों का जो वर्तमान स्वरूप है वो प्राप्त होता है। तो अब हमें सबसे पहले कौन सा मैप देखना है? मैप देखना दैट मीन्स हमें सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। तो ये हमने एशिया महाद्वीप का मैप लगा दिया है। ये है हमारा एशिया का मैप। इसमें जो फेमस कंट्रीज़ हैं वो सब आपको दिख रही हैं। ये अरब पेनिनसुला है, ये अपने आप में एक अलग ही जो है टॉपिक है। यहाँ आप देखेंगे तो जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो मिल जाएंगी, जितनी तान वाली कंट्रीज़ हैं वो सब यहीं आपके मिलेंगी। सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल वाला हिस्सा है वैसे तो रूस है, रसिया है, और उसको इन लोगों ने यूरोप में बताया हुआ है क्योंकि कुछ हिस्सा उसका यूरोप में भी जाता है। तो हम अगर देखेंगे इनके हिसाब से एशिया की जो सबसे ज़्यादा कंट्री है जिसके पास क्षेत्रफल है वो चाइना हो जाएगी, और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर हम
देखेंगे जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, अभी वर्तमान में इंडिया हो चुका है, पहले चाइना था, लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो कंट्री है वो कौन सी है, वो है इंडिया। तो ये सब देख लीजिएगा, ये फेमस कंट्रीज़ हैं। ये सारी जो कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं, ये छोटे छोटे जो आइलैंड वगैरह सब दिख रहे हैं, ये सब आपको एशिया महाद्वीप के भीतर मिल जाएंगे। तो ये है एशिया महाद्वीप का मैप, और हमारा जो भारत देश है वो इसी एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है एशिया महाद्वीप के बारे में। मैप आप देख लीजिएगा खुद से। तो हम देखते हैं जो एशिया शब्द की उत्पत्ति है वो हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उदित सूर्य। और ये संसार का आपको सबसे बड़ा महाद्वीप मिलेगा और विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त, कौन कौन से वृत्त गुजरते हैं, और ये वृत्त कौन है, जो ये काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हीं को वृत्त कहते हैं। कौन कौन सा, एक तो विषुवत वृत्त गुजरता है यानी कि 0 डिग्री, दूसरा कर्क वृत्त गुजरता है यानी कि 23.5 डिग्री, ये सब एशिया से गुजरते हैं। और तीसरा कौन सा है, आर्कटिक वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है। ये तीनों वृत्त आपको कहाँ से गुजरते हुए मिलेंगे, तो एशिया महाद्वीप से गुजरते हुए मिल जाएंगे। और ये आर्कटिक वाला कहाँ मिलेगा, तो वो जो साइबेरिया वाला रीजन है वहाँ आपको मिल जाएगा, रूस वाले क्षेत्र में। आगे देखते हैं, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। तो अगर हम मैप देखें, अभी जो ऊपर गया है शायद इसी में दिख रहा हो, तो ये जो हमारा एशिया वाला रीजन है ना, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको आर्कटिक महासागर मिल जाएगा, यहाँ आर्कटिक महासागर मिलेगा। और इसके साथ और भी काफ़ी कुछ है। तो एशिया के उत्तर में आपको आर्कटिक महासागर मिलेगा, एशिया के दक्षिण में आपको हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर, जबकि पश्चिम में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया के साथ मतलब एशिया और यूरोप के मध्य प्राकृतिक सीमा कौन कौन बनाता है, तो उसमें आपका आएगा यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ये सब एशिया और यूरोप की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। अब हम देखते हैं लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। तो जो लाल सागर है और स्वेज नहर ये भी एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। और लाल सागर और स्वेज नहर आपको कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है, अभी वर्ल्ड मैप वाले में दिखा देंगे आपको लाल सागर और जो मतलब नहर है वो कहाँ मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं बेरिंग जल संधि, ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि जो है वो आपको एशिया, जो हमारा एशिया है उसको उत्तरी अमेरिका से अलग करेगी। जो यहाँ आपको दिखेगा, सपोज दैट ये अगर हम मान लें कि ये नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है और इधर आपको जो रसिया वाला रीजन मिल जाएगा, तो रसिया भी चूँकि किसका भाग है, तो रसिया भी एशिया का भाग है, उसके कुछ हिस्से ही जो है वहाँ पे आते हैं यूरोप में, बाकी तो ज़्यादातर हिस्सा उसका एशिया में ही आता है। तो अगर हमने सपोज दैट माना कि ये रसिया वाला भाग है, उसका जो साइबेरिया वाला रीजन है, और ये जो यूएस है, यूएस का अलास्का वाला रीजन है, तो इनके मध्य में आपको यहाँ पे एक मिलेगा बेरिंग जो है स्ट्रेट, और बेरिंग यहाँ बेरिंग आपको सागर भी मिलेगा, बेरिंग सागर भी मिलेगा। और यहाँ पे जो आपको दिखेगा ये है बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये आपको कहाँ से, तो ये एशिया और मतलब जो यूएस है इनके मध्य में एक सीमा बना रही है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो और इसके साथ साथ यहाँ हमने अगर बेरिंग सागर देखा तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ कौन सा सागर है, यहाँ है चुकी सागर, चुकी सी। तो ये चुकी सी और बेरिंग सी, इन दोनों के मध्य में कौन सा स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। हम लोग जब स्ट्रेट वगैरह पढ़ेंगे तो उसको मैप में लोकेट करते चलेंगे। अब एक एक चीज़ अगर हम हर चीज़ मैप में लोकेट करेंगे तो एक महाद्वीप हम 2 दिन में पढ़ेंगे, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, उस पर फिर आप लोग उसको देखते नहीं हैं, आप लोग लाइन बाय लाइन को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम वैसे ही देखेंगे। आगे देखते हैं, जो एशिया है यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। कारण भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाले 2 कंट्री हैं जिसमें आप देखेंगे चाइना और इंडिया। हालांकि पहले हमें अपने इंडिया को ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने इसमें चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो ये दोनों कंट्रीज आपको एशिया में मिल जाएंगी। इस वजह से भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो एशिया मिल जाएगा। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंकारा लैंड, रूस और चीन, गोंडवाना लैंड, प्रायद्वीपीय भारत स्थित हैं। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। कौन कौन से, एक तो अरब का प्रायद्वीप, अभी
ऊपर मैंने आपको दिखाया ही। दक्कन का प्रायद्वीप ये भारत का ही हिस्सा है। और इंडो चीन का प्रायद्वीप, जो अरब प्रायद्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सॉरी। अब हम देखते हैं एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और साथ में एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। एशिया में विश्व का आपका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला मिल जाएगा। और इसकी सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, इसके बारे में भी यहाँ बता रहे हैं। और इसकी ऊंचाई बताई गई है 8850 मीटर। आपको अभी जो कुछ 1-2 साल पहले आंकड़े आए थे, उसमें आपको 88-48 पॉइंट समथिंग जो है मीटर मिल जाएगा। यहाँ ये दिया हुआ है। और ये माउंट एवरेस्ट, इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं, सागरमाथा या सागरमाथा जो भी कहें। विश्व का सर्वाधिक जो विस्तृत पठार है, तिब्बत का पठार, ये आपको मध्य एशिया में मिल जाएगा। और 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो पामीर का पठार है। इसे पामीर की गांठ भी कहा जाता है, विश्व की छत भी इसको कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 4875 मीटर है। आगे हम देखते हैं एशिया का मतलब जो एशिया है उसमें, यानी कि एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। अभी तो मेरे ख्याल से इसको चीन छोड़ करके इंडिया लिखना चाहिए। इंडिया हो गया है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो कंट्री है वो। अब देखते हैं एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। तो हम यहाँ इसको चेंज करके लिखेंगे कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, जनसंख्या वाला ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सही बता रहे हैं, चीन है। और सबसे छोटा मालदीव से, चूँकि वैसे तो रसिया है, लेकिन इन लोगों ने रसिया को ना मतलब जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला मतलब देश बताया हुआ है। आगे देखते हैं एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा मिल जाएगा, सिंगापुर मिलेगा। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ये मैंने अपनी वीडियोस में बताए हुए हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, वही है वहाँ का जनसंख्या घनत्व। एशिया के जो स्थल रुद्ध देश हैं, यानी कि ऐसी कंट्री जिनकी किसी समुद्र के साथ डायरेक्टली सीमा नहीं लगती है, उन्हें हम स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आप ये मत सोचिएगा कि किसी जल क्षेत्र के साथ सीमा ना लगे तो उन्हें कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। जल क्षेत्र में झील वगैरह के साथ अगर लग रहा है सीमा, तब भी वो स्थल अवरुद्ध देश कहलाएंगे। बस किसी सागर के साथ उनका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेंगे वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इसमें आपको मिल जाएंगी कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। तो सारे तान जो हैं वो सब के सब लैंडलॉक्ड ही हैं। और कजाकिस्तान इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, जबकि जो मंगोलिया है वो दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। जो लाओस है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है। और ये पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, यानी कि जो लाओस है ये किसकी कॉलोनी थी, तो फ्रांसीसियों की। आगे देखते हैं एशिया में जो सबसे लंबी नदी आपको मिलेगी यांगटीसी कियांग मिलेगी। और इस सबसे ज़्यादा गहराई जो है किसकी है एशिया में, तो मृत सागर की है 397 मीटर। आगे देखते हैं कि एशिया में जो फिलीपींस द्वीप समूह है, इनके पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त, यानी कि प्रशांत महासागर में जो मेरियाना गर्त है 11,022 मीटर गहरा, वो स्थित है कहाँ, एशिया में ही। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल लेक भी आपको एशिया में मिल जाएगी, 1940 मीटर गहरी है। और समुद्र तल से ये 1485 मीटर गहरी है। कहाँ पे स्थित है, एशिया में स्थित है, रसिया वाले रीजन में स्थित है ये। विश्व की जो सबसे बड़ी जो आंतरिक सागर है, यानी सबसे बड़ी झील या आंतरिक सागर है, वो कौन है, कैस्पियन सागर। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर है। और हम देखते हैं एशिया महादेश में ही ये स्थित है। रूस में एशियाई भाग को क्या कहते हैं, साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील और कैस्पियन सागर कहाँ आपको मिलेंगे, साइबेरिया में। यहाँ आपको ओब, एनसी और लीना जैसी कुछ नदियाँ भी मिल जाएंगी जो कि आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। और जो अपना मुहाना इनका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, सब आर्कटिक सागर में गिरती हैं। आर्कटिक सागर जो है वो वहाँ पे ज़्यादातर टाइम, चूँकि वो ध्रुवीय एरिया है तो वहाँ बर्फ़ ज़्यादातर टाइम जमी ही रहती है। तो हम देख लेंगे कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की लेक कौन सी है, वो पेंगोंग लेक है। ये लद्दाख और तिब्बत में स्थित है और ये भारत देश की है।
पूरी तरह से भारत की नहीं है, वरना तिब्बत में अगर है तो पूरी तरह से भारत में नहीं मानेंगे हम। एशिया महाद्वीप में जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो मौसिनराम है और यहाँ पे 11,405 mm वर्षा होती है। मेघालय में ये क्षेत्र स्थित है मौसिनराम, और भारत का हिस्सा ये बता ही दिए हैं। इससे पहले जो है यहीं पे इसी के जस्ट बगल में जो चेरापूंजी वाला क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड मतलब था, अब ये टूट गया है। मौसिनराम जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया है। विश्व की सबसे ऊंची जो रेलवे लाइन है उसका निर्माण चीन में किया गया है। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लासा तक फैली इस रेलवे लाइन की जो ऊंचाई है वो 5072 मीटर है। और ये जो हम लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं ये 17th एडिशन है और आपको ये 2024 में ही प्रिंट हुई है। ये वाली जो सीरीज़ है या ये कहें कि ये वाली जो बुक है आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं शायद ही मिले, कोई भी इसको नहीं पढ़ा रहा है। आगे हम देखते हैं जो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है, हमने देख लिया चीन में है और चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर ये तिब्बत के लासा तक जाती है, ये भी देख लिए। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो महावेली गंगा है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पहले जो है दूसरा था, पहले जो है हमारा जो गोरखपुर है वहाँ पे था, अभी ये चेंज हो गया है। ये रिकॉर्ड चेंज होकर के श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन हुबली को मिल गया है और ये हुबली कहाँ है तो कर्नाटक में। इसकी लंबाई कितनी है 1507 मीटर है। जो नई वाली बुक है वो काफ़ी मस्त है, पहले वाली की जो अपेक्षा। मेरे पास पहले वाली की बुक मतलब जो पहले एडिशंस थे वो सारी बुक्स भी हैं, लेकिन जो नई वाली बुक है वो ना सच में एकदम मस्त है। हर चीज़ बहुत अच्छे से बताया हुआ है, एक तो जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बहुत अच्छी है। पेज वगैरह से लेकर हर चीज़ आपको ठीक ठाक मिल जाएगा और सब कुछ अपडेटेड भी है। अब एक बात जान लीजिए, कोई सी भी बुक हर चीज़ तो अपडेट कर ही नहीं देगी, क्योंकि बुक डेली डेली छपती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप आए नेट पे सब कुछ जो है रोज़ रोज़ अपडेट कर रहे हैं। बुक तो जो छप गई जिनके पास जो चली गई तो, लेकिन इन्होंने मार्च तक का जो डेटा है वो पूरा अपडेट करके दिया हुआ है। तो ये बुक मार्च में प्रिंट हुई, हम लोग इसको जुलाई से देख रहे हैं, तो ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है। और अगर आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाएंगे तो हम लोग इसको दिसंबर के बहुत पहले कवर कर लेंगे। इवन मेरा तो जो है लक्ष्य है कि अक्टूबर के लास्ट के पहले ही कंप्लीट कर लें। स्पेशली जो लोग पीसीएस वगैरह देने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी फिर। तो हम देखेंगे जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। माउंट एवरेस्ट का तो तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम एवरेस्ट दिया गया और ये 1830 से 1843 तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट की चोटी, यानी पहले जो है माउंट एवरेस्ट जो है आज उसको चोटी 15 कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा माउंट K2, माउंट K3, माउंट K4, तो वैसे ही इसका भी नाम था एवरेस्ट का चोटी 15। अब हम एवरेस्ट की स्थिति दी गई है, तो एवरेस्ट की जो स्थिति है वो देशांतरी इसका विस्तार बताया गया है 88 डिग्री 55 मिनट 40 सेकंड पूर्व, व जो अक्षांशीय विस्तार है वो 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकंड उत्तर। तो ये है चिन्ह, ये डिग्री का है, ये वाला मिनट का है और ये जो दो लिखे हुए हैं ये सेकंड का सिंबल है। आगे देखते हैं, पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर आंकी गई थी। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग के द्वारा 5 मई 1999 को एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर की होने की पुष्टि की है। अब हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आप इसको कोमोलंगमा यानी कि बर्फ़ की देवी के नाम से सुन लेंगे, और नेपाल में सागर माता यानी ब्रह्मांड की माता कहते हैं, और इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। अब देखते हैं सबसे पहले जो एडमंड हिलेरी हैं और तेंजिंग नोर्गे हैं, इन्होंने 1935 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह की थी। फिर हम देखेंगे नोवांग गोम्बू पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 ईस्वी में अमेरिकी अभियान दल के साथ और दूसरी बार 20 मई 1965 में भारतीय अभियान दल के साथ। नोवांग गोम्बू जो है और तेंजिंग नोर्गे के कहाँ हैं तो भतीजे हैं। जो नोवांग गोम्बू हैं ये तेंजिंग नोर्गे के भतीजे हैं। जिम विटर ये प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जो सफलता है वो प्राप्त होती है। जुंको ताबई जो जुंको तबई हैं ये जापान की हैं, पहली महिला हैं जापान की जो एवरेस्ट पर चढ़ी 1975 में। बछेंद्री पाल भारतीय पहली महिला हैं, 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। और हम देखेंगे जो फू दोरजी
फू दोरजी, अजीब से नाम भी तो हैं, इसमें हम क्या करें, राम लक्ष्मण सीता इस टाइप का नाम रखना चाहिए। तो हम देखते हैं जो फू दोरजी हैं ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता इन्होंने हासिल की। आगे देखेंगे कि जो कामिरीता शेरपा हैं, कामिरीता शेरपा जो हैं वो नेपाल की हैं और सर्वाधिक बार यानी कि 23 बार मई 2019 तक का इन्होंने आंकड़ा मतलब इनके बारे में बताया हुआ है कि एवरेस्ट पर पहुंचने में ये सफल हुई थी। लास्ट में कब, मई 2019 में। फिर कामी जो है पहली बार यानी कि कामिरीता शेरपा जो है पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में इस शिखर पर या इस चोटी पर पहुंचे थे। विश्व में सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पुरुष कौन हैं? जॉर्डन रोमेरो होंगे, वैसे जॉर्डन रोमेरो दिख नहीं रहा था ना, तो अमेरिका के हैं, जिसने 22 मई 2010 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता हासिल की। विश्व के सबसे कम उम्र लगभग 13 ईयर्स में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली जो महिला हैं मालवेद पूर्णा, और ये कहाँ की हैं? भारत की हैं, आंध्र प्रदेश की। इन्होंने 25 मई 2014 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। और सबसे कम उम्र लगभग 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले सफल होने वाले पहले भारतीय जो पुरुष हैं वो राघव जुनेजा, और ये कहाँ हैं? इलाहाबाद के मुरादाबाद के हैं, तो ये पूछा जा सकता है। और इन्होंने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ इनके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी शामिल थे, और ये विश्व की प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता हासिल हुई। अब हम देखते हैं अर्जुन वाजपेयी, और ये जो अर्जुन वाजपेयी हैं ये नोएडा उत्तर प्रदेश के हैं। 16 वर्ष की अवस्था में ये एवरेस्ट शिखर पर कब चढ़े थे? तो 13 मई 2010 ईस्वी को चढ़ने में सफलता इन्हें मिली थी। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर चढ़ने पर इनकी जो मतलब कि उम्र की सीमा है इसकी बाध्यता नहीं होती। अमेरिका के टॉम वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे, यानी कि कृत्रिम टांग वाले व्यक्ति, जो 1998 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। अब हम देखते हैं जो हीमोफीलिया रोग से पीड़ित ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो वहां पे पहुंचे हैं, तो उनका नाम है क्रिस बॉम्बार्डियर। वाह, क्या नाम है। डेनवर अमेरिका के हैं, और इन्होंने यानी कि ये 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुए, और इन्होंने माउंट विल्सन को छोड़कर विश्व के लगभग सभी जो 7 महाद्वीप हैं उनकी चोटी पे चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। अब हमें देखना है जो चीन है उसके बारे में बता रहे हैं कि चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश अपना प्यारा भारत देश है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी कौन सी हैं? तो वांगो, आमूर, शीक्यांग और यांगटी सिक्यांग। ये सारा लोग अपना पानी कहाँ गिराती हैं? तो पैसिफिक ओशन में गिराती हैं, और इधर ही पैसिफिक ओशन पड़ेगा, याद रखिएगा। तो सपोज दैट ये वांगो रिवर इधर से आ रही है तो यहाँ पे अपना पानी गिराएगी, ऐसे ही आमूर भी गिराएगी, सिक्यांग भी, सब इस हरी यानी कि पैसिफिक ओशन में अपना पानी गिरा देंगी। आगे देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन कौन से ऐसे देश हैं एशिया में जो जिनकी जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय है। तो इसमें आप देखेंगे साइप्रस, जॉर्डन, टर्की। अभी टर्की का नाम बदल करके तुर्की हो गया, तुर्की, तो अब इसको तुर्की कहिएगा भैया, टर्की मत कहिएगा। और साथ में इसी में आपको इजराइल और लेबनान भी मिल जाएगा। इजराइल तो युद्ध में उलझा हुआ है, अब उलझा भी रहेगा कुछ दिन तक लगता है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो ये जावा द्वीप है, इंडोनेशिया वाले रीजन मिल जाएगा। एशिया में सर्वाधिक जूट और गन्ना उत्पादक देश कौन से हैं? बांग्लादेश और भारत। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ? तो जापान में। एशिया में सबसे बड़ा जो रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, इसकी लंबाई आपको 9438 किलोमीटर मिलेगी, और ये कहाँ पे है? तो ये रूस का ही क्षेत्र है, लेनिनग्राड, और रूस का ही क्षेत्र है व्लादिवोस्तोक, वहाँ से लेकर के वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो एशिया की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो कौन सी है? शिकन इसका नाम है, जापान में आपको मिल जाएगी। इसकी लंबाई कितनी है? 53.85 किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। और एशिया का सबसे बड़ा जो रबर उत्पादक व निर्यातक देश है वो थाईलैंड है, मलेशिया और इंडोनेशिया है। तो ऐसे इसको क्रम में पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा रबर उत्पादक कौन है? तो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। एशिया के देश चीन
मतलब जो एशिया के देश हैं जिसमें आप देखेंगे चीन को लेकर के इसके बारे में बता रहे हैं कि ये तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन और निर्यात एशियाई देश जो इराक है इनके द्वारा किया जाता है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़े से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो पहला स्थान प्राप्त है। किसे? जापान को। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड। फिर हम देख रहे हैं कि एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश कौन सा है? तो मलेशिया है। टिन के निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया का जो ईपोह किंताकेलांग घाटी है वो टिन खनन के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तिरत जवी कहाँ? इजराइल में। तथा सबसे ठंडा स्थान बरखोयांश साइबेरिया कहाँ है? रूस में। इसका तापमान आप देखेंगे 54 डिग्री सेल्सियस से -69 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। बरखोयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। तो जो बरखोयांश है उसे पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। और ये आपको कहाँ मिलेगी? तो ये आपको मिल जाएगी मिस्र वाले रीजन में। सपोज दैट अगर हमने ये मैप बना लिया अफ्रीका का, तो यहाँ अफ्रीका का यहाँ पे मिस्र नामक एक देश मिल जाएगा। मिस्र, इसी का कब्जा है किस पे? ये जो नहर जा रही है जिसका नाम है, कौन सी नहर है? स्वेज नहर। स्वेज नहर। और ये यहाँ पे है भूमध्य सागर। और यहाँ कौन सा? यहाँ है लाल सागर। और इसको कहा जाता है कि जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो हमने देखना चाहिए फिर कि जो लाल सागर और भूमध्य सागर है इसको जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। विश्व की सबसे बड़ी सिनकोना उत्पादक जो कंट्री है वो इंडोनेशिया है। बाडुग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। इंडोनेशिया का जो बाडुग है वो सबसे बड़ा कौन सा उत्पादक है? सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है और ये मलेरिया के लिए उपयोगी है, यानी मलेरिया में उपयोगी आपको मिल जाएगी सिनकोना की छाल से जो बनाई जाने वाली दवा है वो। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? जापान है। ओसाका जापान का वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मैनचेस्टर जैसे अपने भारत देश में भी मैनचेस्टर, अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहते हैं। तो ये मतलब मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? तो जो यूके है उसका मैनचेस्टर उसी का है, यानी कि उसी देश में आपको देखेगा मैनचेस्टर। और वो किसके लिए फेमस है? तो वो कपड़ों के, सूती वस्त्रों के उत्पाद से लेकर के संबंधित है, यानी कि वहाँ आपको कपड़े के जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा होते हुए मिल जाएंगे। इसी वजह से जहाँ कहीं भी कपड़ों का उत्पादन होता है उसको उपमा दी जाती है किसकी? मैनचेस्टर की। योडो नदी यहाँ के मिलों के लिए जल उपलब्ध करा दी है, यानी कि जो ये जापान का मैनचेस्टर है ओसाका, इसको कौन सी नदी के द्वारा जल की प्राप्ति होती है? तो योडो नदी के द्वारा। ओसाका को वस्त्र उद्योग, जो ओसाका है इसका वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर करता है। फिर हम देखेंगे तुर्की की जो अंगोरा जाति है इनकी बकरियां विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनसे श्रेष्ठ किस्म की मोहरे ऊन प्राप्त की जाती है। और तुर्की की पश्चिम भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित इजमिर की जो घाटी है ये अफीम की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जलडमरू मध्य है वो कौन सा है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य है। बेरिंग जलडमरू मध्य कहाँ है ये भी हम आपको बता ही दिए हैं। अलास्का और कामचटका प्रायद्वीप में। तो एशिया में है कामचटका प्रायद्वीप और अलास्का जो है कहाँ है? तो अलास्का है यूएस का। अब हम देखेंगे कि जो जापान का नागासाकी शहर है ये क्यूशू द्वीप पर स्थित है। और जापानी लोगों की चाय काफ़ी प्रिय है और ये लोग चाय को एक विशेष उत्सव चा नु यू मनाते हैं। ये जो चा नु यू है वो जापान के लोगों के द्वारा एक चाय से संबंधित उत्सव है। बेरिंग जलडमरू मध्य या बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? तो 180 डिग्री जो देशांतर है इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। देशांतर, इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और बेरिंग जल संधि इसी रेखा के समानांतर है। विश्व में सिंचाई
का मतलब जो है विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है, इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। वहीं बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मठों या मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं कहाँ पे आपको मिल जाएगी स्वेज नहर। तो ये देखिए ये क्या है? ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ये जो आप देख रहे हैं यही है रेड सी, रेड सी यानी कि लाल सागर। और ये जो आप रीजन देख रहे हैं ना, यही है हमारी कौन सी नहर? स्वेज नहर। स्वेज नहर। तो ये स्वेज नहर इसके बीचों बीच आ रही है, इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। और ये अरब जो प्रायद्वीप है, ये देखिए ये अरब प्रायद्वीप है, इसी के बारे में बता रहे थे कि ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और यहाँ आप मैप में देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हमने देख ही लिए हैं। ये देखिए इसी आप चाहें तो इसमें आप जाके अपने मन से इसको भर भी सकते हैं। ये हमारा रसिया वाला रीजन है, आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा रीजन देख रहे हैं कितना बड़ा रीजन है, लेकिन इसको पता नहीं क्यों यूरोप में लोग ले जाके रख दिए हैं। दूसरे पे आप देखेंगे ये चाइना वाला रीजन है, खूब बड़ा सा ये दिख रहा है। ये मंगोलिया वाला रीजन मिल जाएगा, मंगोलिया वाला। तो ऐसा ऐसे करके आप इसको मैप में लोकेट करके भर लीजिएगा, या वैसे भी देख लीजिएगा। अपना प्यारा भारत तो देख ही लें हम। ये है हमारा अपना हम सब का प्यारा भारत, ये इंडिया की लोकेशन है। और ये आप जो देख रहे हैं ये अरब प्रायद्वीप है, तो ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। और यहाँ पे आपको जो दिख रही है ना, ये हमारी कैस्पियन लेक है, कैस्पियन लेक। आगे खुद देख लीजिएगा कुछ। और ये आप जो देख रहे हैं ना, यहीं पे आपको मिलेगा जो जावा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड, ये सब यहीं आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये सब देखिए, ये जिसने भी अपना बनाया था मैप, अपना वेबसाइट वगैरह डाला हुआ है। हम तो गूगल से इसको डाउनलोड किए हैं। तो जिन्होंने मेहनत की है उनका हक बनता है। अब मुझे नहीं पता भाई वो कौन है। हमने देख लिया एशिया महाद्वीप। तो आई होप छोटी क्लास रखें, बहुत बड़ी बड़ी क्लास रखने को रख दो, कोई लोग देखते नहीं हैं तो मज़ा नहीं आता है। अब हम कल जो है यूरोप और अफ्रीका दोनों कर लेंगे, आज एशिया तक ही रखते हैं। थोड़ा आज हम व्रत भी हैं तो उतना ज़्यादा मेहनत करने की हिम्मत भी नहीं है। मॉर्निंग में भी एक क्लास अपलोड किए हुए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और एशिया महाद्वीप से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट करके। और पीडीएफ के लिए जुनून पढ़ाई का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं यार, बहुत तकलीफ़ होती है जब आप लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर ज़रूर किया करिए, शेयर किया करिए, देखा करिए, लाइक किया करिए, कुछ कमेंट भी कर दिया करिए, मेहनत लगती है। और साथ में सबसे बड़ी बात तो आप ही लोगों की डिमांड पर एकदम न्यू एडिशन पढ़ाया जा रहा है, एकदम न्यू एडिशन केवल आप लोगों के कहने पे आया है, वरना पैसे फंसाने की क्या ज़रूरत थी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। अगर कोई कमेंट है तो उसको ज़रूर करें, और कुछ अप्रिसिएट करने वाला भी कमेंट कर दिया